Assalamu alaikum everyone. Welcome to Ace with Anila. This is your mentor Anila Jamil. In today's video, we are going to look at your biology books chapter 4, which is support and movement. First of all, we are going to look at the major concepts of this chapter. This chapter starts from page number 66 of your book. So the major concepts consist introduction, concept of movement, concept of support and its requirement, types of skeleton, human skeleton, and types of skeleton, human skeleton, axial skeleton, appendicular skeleton, ball and socket, and hinge joint. Action of antagonistic muscles at a hinge, elbow joint. Disorders of skeletal system like arthritis and osteoporosis. सो इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली रिलेटेड हैं हमारी मूवमेंट और सपोर्ट के हिसाब से. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास पिक्चर दी गई है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम स्केलेटन के बारे में और मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले आपको मैं एक इफेक्टिव तरीका बताती चलूँ स्टडी का. तो जब आप कोई भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगें तो आप क्या करें, आप जो है उस चैप्टर के सबसे पहले तो मेजर कंटेंट्स देख लें कि हमारे पास मेजर कंटेंट्स कौन कौन से हैं. उसके बाद आप क्या करें, आप उस चैप्टर की सारी हेडिंग्स देखें. ठीक है, लाइक जिसमें जो ऐसी सारी हेडिंग्स हैं इसकी उनके नाम पढ़ें. और अगर कोई चीज़ बोल्ड में लिखी हुई है, बोल्ड में यानी कि ब्लैक जैसे से इस तरह से बोल्ड में लिखी हुई ब्लैक में मोटा मोटा, तो आप उसके नाम पढ़ें. उसके बाद आप चैप्टर को स्टार्ट करें. फॉर एग्जाम्पल अभी हम स्टार्ट करेंगे तो हमने सबसे पहले मेजर कॉन्सेप्ट्स पढ़े. उसके बाद अगर आपने कोई चीज़ इफेक्टिवली पढ़नी है और आपको जल्दी जल्दी पढ़नी है तो आपने सबसे पहले हेडिंग्स पढ़नी है और बोल्ड हुआ जो भी है वो पढ़ना. ठीक है जी, तो ये सब आपके पास आपको पता होना चाहिए. अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं. अपना फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन. उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑटोनॉमस और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, पैराटोनिक या इंड्यूस मूवमेंट, लोकोमोटरी मूवमेंट और टैक्सिस और टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसमें हमारे पास एक बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि मूवमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन है और मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास. उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास स्केलेटन और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया गया है. सबसे पहली चीज़ हमारे पास जब हम कोई भी चैप्टर डिस्कस करते हैं तो हम इंट्रोडक्शन का पार्ट मिस कर देते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है किसी चैप्टर के लिए. बेसिकली आपके पास जो इंट्रोडक्शन है उसमें काफ़ी सारी डेफिनेशन है. फर्स्ट वाले में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपको बताती चलूँ आपके फर्स्ट पैराग्राफ में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि मूवमेंट क्या होती है. ठीक है, मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है. और इरिटेबिलिटी क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इरिटेबिलिटी, द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव a living material protoplasm which is sensitive. Due to its sensitive nature, it possesses a special property called the irritability. It means it irritates when there is a change in environment. Due to this irritability, the living organism takes some action to reduce its irritation. This is called movement. अच्छा, movement क्या होती है कि हर इंसान के अंदर, हर जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग मटेरियल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जो सेल के अंदर लिक्विड सेल और न्यूक्लियस के अंदर जो ये सेल है, सेल के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. ठीक है, तो सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर का मटेरियल और जो सेल के अंदर का मटेरियल होता है उस सबको मिला के हम कहते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म है. ठीक, तो प्रोटोप्लाज्म हर जानदार के अंदर मौजूद होता है. तो उसके अंदर अगर इन्वायरमेंट की वजह से कोई चेंज आ जाए, ठीक है, इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आ जाए, अच्छा तो क्या होता है, वो उसके अंदर की सेंसिटिविटी
उजागर हो जाती है। ठीक है, हर प्रोटोप्लाज्म सेंसिटिव होता है, उसकी नेचर सेंसिटिव होती है, उसकी सेंसिटिव प्रॉपर्टी को इरिटेबिलिटी कहते हैं। तो अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए और वो उसकी वजह से कोई एक्शन शो करे, इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से प्रोटोप्लाज्म में कोई चेंजिंग आ जाए और वो कोई एक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई एक्शन शो करे उसको कम करने के लिए, तो उसे मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मूवमेंट जो है वो किसी ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, किसी ना किसी फैक्टर की वजह से होती है, उस फैक्टर को कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस यानी फैक्टर। जैसे कि अगर आपका हाथ गरम गरम किसी चीज पर लग जाए तो आप फौरन से उसको हाथ को हटाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्शन हुआ, और स्टिमुलस क्या हुआ, वो गरम चीज। ठीक, अगर आपके फ्रेंड ने आपको कोई पेन प्रिक कर दी, तो प्रिक करेगा तो आप फौरन से डर जाएंगे या आप कोई ना कोई रिएक्शन शो करेंगे, तो पूरे जो रिएक्शन है वो आपका वो आपकी मूवमेंट है, मूवमेंट शो करेगी, और जो जो पेन का प्रिक करना है वो स्टिमुलस है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मूवमेंट बहुत टाइप की होती है, एक मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द स्टिमुलस, एक मूवमेंट होती है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद हम दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को मूवमेंट की बेसिस पर दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, जो कि होते हैं सिसाइल और मोटाइल। सारी ड्राइंग्स मिटा देती हूँ मैं और सिर्फ दो चीज़ों को फोकस करते हैं, सिसाइल और मोटाइल। सिसाइल क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी जगह पर ही रहें हमेशा, और वो अपनी जगह पर लोकोमोशन अपनी जगह से मूव ना कर सकें। ठीक है, वो हमेशा एक ही जगह पर रहें, तो उन्हें सिसाइल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और मोटाइल क्या होते हैं, मोटाइल जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी जगह से मूव कर सकें। ठीक है, मूवमेंट जो शो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हम पढ़ लेते हैं। इसमें डेफिनेशन में थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, लेकिन मैंने जो एग्जाम्पल जो समझाया है वो सही समझाया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव प्रॉपर्टी ऑफ लोकोमोशन ड्यू टू nutrients, shelter and reproduction. Mainly plants are sessile while animals are usually motile. Therefore, they respond to stimuli in different ways. Plants respond to stimuli by adjusting the rate of growth and osmotic condition, while respond to these stimulus by changing their position, either towards or away from the stimulus. Okay, so in this paragraph, in this few lines, क्या explain किया गया है कि सारे organisms जो हैं उनके अंदर लोकोमोशन की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उनको शेल्टर चाहिए होता है, उनको रिप्रोडक्शन चाहिए होता है। न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़िज़ाइयत चाहिए होती है, शेल्टर यानी कि रहने की जगह, और रिप्रोडक्शन यानी कि उनको अपनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में इजाफा करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो प्लांट्स हैं वो मेनली सेसाइल हैं, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते। अगर उनको कोई स्टिमुलस मिल भी जाए तो उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी। आपने कभी किसी पौधे को एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए देखा? नहीं देखा ना, तो इसी वजह से ये क्यों हुआ, क्योंकि प्लांट्स सेसाइल होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, कैन नॉट मूव। प्लांट्स आर सेसाइल, दे कैन नॉट मूव। एंड एनिमल्स आर मोटाइल, एनिमल्स आर यूजुअली मोटाइल, ये बात लिखी हुई है क्योंकि एनिमल स्टिमुलस की वजह से वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स चेंज कर सकते हैं, प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ अपना ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। ऑस्मोटिक कंडीशंस क्या होती हैं, हम जब फर्दर चैप्टर्स पे मूव ऑन करेंगे तो हम समझ जाएंगे क्या होती है। Anyways, next thing. Okay. अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास है मूवमेंट स्टिमुलस की बेस पर, यानी कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो हम मतलब जो हम एक्शन ले रहे हैं वो कौन कौन सी टाइप की है, मूवमेंट कौन कौन सी टाइप की है। तो स्टिमुलस की बेसिस पे मूवमेंट की दो टाइप्स होती हैं। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये बुक आपके पास नई आई है, तो आपके पास इसका टेन्योर तो है नहीं, लेकिन इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताती चलूँगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, स्टार बना दिया। ऑटोनोमस एंड स्पॉन्टेनियस या फिर पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटोनोमस से आपको दिमाग में एक लफ्ज आ रहा होगा, ऑटोमेटिक। ठीक है, और इंड्यूस का मतलब जैसे कोई चीज़ हम ज़बरदस्ती करवा रहे हैं या कोई चीज़ करवाई जा रही है। ठीक हो गया। तो ऑटोनोमस मूवमेंट क्या होती है, ऐसी मूवमेंट जो हम ऑटोमेटिकली शो करें। इट इज ड्यू टू द इंटरनल स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल क्रैम्प्स ड्यू टू इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस।
तो जो इंटरनल फैक्टर की वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट शो करती है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, यानी कि हमारे पट्टे जो हैं कभी कभार अकड़ने लग जाते हैं, तो वो कैल्शियम के इनवॉलेंट्री रिलीज की वजह से होती है, यानी कि हमारी बॉडी में अनयूजुअली तौर पर कैल्शियम के आयंस रिलीज होने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल बिफोर योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट्स, क्या होता है मेंस्ट्रुअल स्टार्ट, तो उसमें क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्रैम्प्स आते हैं तो हमारे पेन स्टार्ट हो जाता है। तो क्रैम्प्स यूजुअली क्यों होते हैं, वो एक स्पॉन्टेनियस या ऑटोनॉमिक मूवमेंट है हमारी बॉडी की। ठीक है, विच इज कम्प्लीटली नेचुरल। उसके बाद पैराटोनिक या इंड्यूस मूवमेंट है, जो कि पैराटोनिक यानी कि एक्सटर्नली होती है, इंड्यूस की जाती है, बाहर से कोई प्रेशर डालता है, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका हाथ कहीं किसी गर्म चीज़ पर लग जाए तो आपकी बॉडी एक मूवमेंट शो करेगी, वो अचानक से मूवमेंट पैराटोनिक होगी, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर हीट आपको मिली। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अच्छा, इसकी फनी एग्जांपल्स क्या हैं? फनी एग्जांपल्स जिससे आप याद रखोगे। ऑटोनोमस स्पॉन्टेनियस क्या है? जैसे कि आप खुद से मूवीज देखने बैठ जाएं, तो ये आपकी ऑटोनोमस एक एक्टिविटी है, ऑटोमेटिक है ये। और इंड्यूस यानी कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं ना, तो वो इंड्यूस करते हैं आपको पढ़ाई की तरफ। तो ये एग्जांपल आपको बेहतरीन तौर पे याद रहेगी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास सेपरेटली भी पूछा जा सकता है और डिफरेंस के तौर पे भी आ सकता है, डेफिनेशंस के तौर पे भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तीन टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, लोकोमोटरी या टैक्सस या टैक्टिक मूवमेंट, इसके तीन नाम हैं। उसके बाद दूसरी चीज ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। सबसे पहले को डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स प्लेस ईदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। टैक्सेस या टैक्टिक मूवमेंट या लोकोमोटिव मूवमेंट क्या होती है? लोकोमोशन का बेसिकली मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन को तब्दील करना। ठीक है, तो यहाँ पर यही डिफाइन किया गया है कि ऐसी मूवमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी जगह को तब्दील करे। इसमें एग्जांपल आपको दी है, यूजुअली फाउंड इन एनिमल एंड बैक्टीरिया। ठीक है जी, तो ये टुवर्ड्स द स्टिमुलाई भी हो सकती है और अवे द स्टिमुलाई भी हो सकती है, स्टिमुलाई के पास भी और स्टिमुलाई से दूर भी। ठीक है, उसके बाद ट्रॉपिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? It's the type of growth movement to organism move toward or away by growing their organs, usually found in plants, fungi, or bacterial colony. Growth of roots towards water and mineral or growth stem towards of stem towards the light. Okay. फॉर चैप्टर ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? ट्रॉपिक मूवमेंट बेसिकली ग्रोथ की मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट है और उसको पानी नहीं मिल रहा ज़मीन में, तो उसकी जो जड़ें हैं ना वो पानी को ढूंढती हुई फैल जाएंगी। ठीक है, और जो है फॉर एग्जांपल अगर ईस्ट की तरफ पानी है तो उसकी पौधे की जड़ें ईस्ट की तरफ जाने लगेगी। अगर वेस्ट की तरफ पानी है तो वेस्ट की तरफ, अगर साउथ की तरफ पानी है तो साउथ की तरफ जाने लगेगी। तो यानी कि जड़ों की मूवमेंट होगी और जड़ों की ग्रोथ फिर उसी तरफ होगी जहां पर पानी है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हमें बताया गया कि ग्रोथ हो रही है टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। तो इस तरह की मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल दी है प्लांट्स की। ठीक है, प्लांट्स बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कि आपने एक जगह पर एक प्लांट लगाया है। ठीक है, एक साइड पर आप प्लांट लगा लिया आपने, तो प्लांट लगाने के बाद क्या हुआ, एक साइड पर रूफ है और एक साइड पर रूफ नहीं है आपके घर में। अब वो प्लांट जो है ना उसको सनलाइट चाहिए, तो वो वहां जाएगा जहाँ पर रूफ नहीं है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो थोड़े से बेंड हुए होते हैं और टुवर्ड्स द लाइट वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गई। उसके बाद फंजाई वगैरह जो है वो भी टुवर्ड्स द स्टिमुलाई या अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, अगर उनके पास उनकी जहाँ पर वो ग्रो कर रहे हैं वो सुटेबल कंडीशन नहीं है तो अवे
उससे यानी अगर उनको कोई ऐसा फैक्टर एनवायरनमेंट का मिल रहा है जहाँ पर उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करके दूसरी साइड पे ग्रो करने लग जाएंगे या अपनी अपनी ग्रोथ को ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरियल कॉलोनी की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल दी है, ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स द वाटर एंड मिनरल और ग्रोथ ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द लाइट। यहाँ पे एग्जांपल को मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। उसके बाद है नेस्टिक मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट वेयर change in osmotic water occurs due to stimuli purely found in plants like touch me not plant, which closely when touched। अच्छा, टच मी नॉट प्लांट अगर आपने देखा हो, जैसे उर्दू में कहते हैं छुई मुई का पौधा, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पत्ते होते हैं उसके। जब हम उसे टच करते हैं तो उसके सारे पत्ते श्रिंक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके जो प्लांट्स, उसके जो पत्ते जो होते हैं वो श्रिंक होने लग जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, उसके एक एक शाख होती है, उसके ऊपर बहुत सारे पत्ते 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 होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं, लीफलेट्स। ठीक है, लीफलेट्स होते हैं। ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है मेरी, लेकिन आप समझ गए होंगे कि जो छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं, एक ही पत्ते के बहुत ज्यादा छोटे छोटे जो पत्ते हुए हुए होते हैं, वैसे उसके पत्ते होते हैं। और जब हम उसको टच करते हैं, यहाँ पर टच करेंगे, तो उसके सारे पत्ते जो है वो मुरझा से जाते हैं। तो मुरझा इसलिए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर का जो वाटर प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसमें तब्दीली आ जाती है ड्यू टू स्टिमुला, यानी कि हमारे टच करने से वो श्रिंक हो जाता है। तो इसकी प्योरली एग्जांपल नेस्टिक ट्रॉफिक सॉरी नेस्टिक मूवमेंट की हमारे पास है, टच मी नॉट प्लांट। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब ये है कि कोई छोटी सी मूवमेंट शो की जाए जो कि विजिबल हो लेकिन वो चेंज ना हो। ठीक है, अच्छा, इट्स मिसकंसेप्शन। अच्छा, उसके बाद अच्छा, आप ये एग्जांपल देखें कि हम जो हैं और प्लांट्स दोनों में बहुत फर्क है। प्लांट्स जो हैं उसके हवा से पत्ते तो हिल सकते हैं, लेकिन प्लांट एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी उसकी रूट्स जो हैं वो पानी के लिए मूव तो कर सकती हैं, लेकिन वो रूट्स से चल नहीं सकता। तो मूवमेंट और मूवमेंट में और लोकोमोशन में क्या फर्क है? मूवमेंट इज अ ब्रॉड टर्म वेयर ऑर्गेनिज्म, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, मूवमेंट इज अ ब्रॉड टर्म वेयर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुला इन अ वे वेयर इज लोकोमोशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, वन ऑफ द टाइप ऑफ मूवमेंट where organism can change its place, takes place either towards the stimuli or away from the stimuli। ठीक है, मूवमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रॉड फिनोमेना है, यानी कि बहुत बड़ी टर्म है। मूवमेंट का मतलब कि अगर पत्तों का हिलना या जड़ों की मूवमेंट करना। लेकिन लोकोमोशन का बेसिकली मतलब क्या है? ऐसी मूवमेंट जिसमें हम जगह चेंज की जाए, जगह चेंज करें। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जगह चेंज करे। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास है स्केलेटन एंड इट्स टाइप। स्केलेटन क्या होता है? जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, या किसी भी एनिमल की बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, उसे हम कहते हैं स्केलेटन। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कभी पेपर में स्केलेटन की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप बेसिकली ये लिख सकते हैं, ये लाइन आप लिख सकते हैं, skeletons are the framework which gives shape to any structure. The skeleton perform three main functions। अच्छा, आपके पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, what is a skeleton and what are the main functions of skeleton। ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटालियन मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्केलेटन क्या होता है ये मैंने समझा दिया। स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी है। अगर स्केलेटन ना होता तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक स्ट्रेट अलाइनमेंट में ना होती, वो तो जैसे जेली की तरह या स्लाइम की तरह बह जाती। तो स्केलेटन जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू एन ऑर्गेनिज्म। स्केलेटन के तीन मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला फंक्शन है उसका कि प्रोवाइड शेप टू ऑर्गन्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास फंक्शन है सपोर्ट टू ऑर्गन्स ड्यूरिंग मूवमेंट।
और तीसरा हमारे पास फंक्शन है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, ये हमारे पास एक और 3 चीजें होगी। एक तो ये कि ये ऑर्गन्स को शेप प्रोवाइड करता है, ऑर्गन को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोई किसी भी ऑर्गन को, जैसे हमारा फेस है, इसको एक शेप मिली है, नाक को एक शेप मिली है, ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो हमारी स्केलेटन की वजह से हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, मूवमेंट के दौरान हमारे ऑर्गन्स को जो सपोर्ट चाहिए होता है वो स्केलेटन प्रोवाइड करता है। थर्ड हमारे पास है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट एंड वाइटल ऑर्गन्स लाइक अवर ब्रेन। Our brain is stored protected by the skull and our heart is protected by the rib cage. तो रिब केज अगर ना होता, यानी कि पसलियां अगर ना होती, तो हमारा दिल कैसे प्रोटेक्ट होता? अगर हम गिर जाते तो हमारे तो दिल पे ही चोट लग जाती। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो जो हमारा रिब केज है वो इस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारा स्कल है, अगर हमारी कोई इंजरी हो जाए तो हमारा स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मेजर डेंजर। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम से वो डिस्कस करता है, वो सॉरी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्केलेटन। टाइप्स ऑफ स्केलेटन आर 3। We have 3 major types of skeleton, which is endoskeleton. Sorry, first of all is hydrostatic skeleton. Um, hydrostatic skeleton. Number second is exoskeleton and number third is endoskeleton. First of all, अगर आप लफ्ज़ों की मायने जानना शुरू कर दें ना, तो आपके लिए किसी भी चीज़ को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पहली टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं, जिसका जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक में 2 चीज़ों से ये वर्ड मिलके बना है, एक तो है हाइड्रो और दूसरा है स्टैटिक। ठीक है जी, एक है हाइड्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब है वाटर, स्टैटिक का मतलब है टू स्टे, यानी कि ठहरे हुए पानी की तरह, यानी कि पानी से बना है। बेसिकली आप याद रखिए कि ये स्केलेटन में क्या है, पानी है हमारे पास, और पानी के प्रेशर की वजह से ये स्केलेटन बनता है। स्केलेटन कैसे बनता है? पानी की स्टेबिलिटी से। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है वो है एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन भी 2 लफ्जों से मिलकर बना है, जिसमें एक लफ्ज है एक्सो और दूसरा है स्केलेटन। स्केलेटन तो आपको पता है फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, और एक्सो का मतलब क्या होता है? तो एक्सो का मतलब होता है हमारे पास जनाब एग्जिट, या फिर बाहर बैरूनी तरफ जो चीज मौजूद होती है उसे हम कहेंगे एक्सोस्केलेटन, यानी कि जो चीज हमारे पास एक्सटर्नल मौजूद हो, एक्सटर्नल स्लैश आउटर, जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट हो जो चीज, तो वो कहलाती है एक्सो। से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आगे टर्मिनोलॉजीज आएंगी जिसमें आप लफ्ज एक्सो पढ़ेंगे। तो एक्सो का मतलब है कोई भी चीज जो कि एक्सटर्नल है या आउटर है। ठीक हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जनाब एंडोस्केलेटन क्या होता है। तो इसमें भी लफ्ज एंडो पे गौर कीजिएगा। एंडो का मतलब है कोई चीज जो कि अंदर पाई जाती है, अंदरूनी। तो एंडो, एक्सो का मतलब एक्सटर्नल और एंडो का मतलब इंटरनल स्लैश इनर और इनसाइड। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गए इसके मीनिंग, एंडो के मीनिंग। ठीक है, एंडो का मतलब होता है इंटरनल या फिर इनसाइड द बॉडी। तो एक्सो, एक्सटर्नल स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन, एंडोस्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, यानी कि which is made up of mainly water. Now we are going to look at the examples first, then we are going to read the content. Diagrams are really important and the pictures are really fun क्योंकि ये कलरफुल हैं और आपने देखी हुई हैं।
So first picture which is in the section of hydrostatic skeleton, तो hydrostatic skeleton में हमारे पास jellyfish शो की गई है। jellyfish को अगर आपने देखा हो तो jet propulsion movement शो करती है, यानी कि नीचे से मतलब पानी के प्रेशर से वो ऊपर उठती, ऊपर 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 मूवमेंट कर रही होती है, जैसे कि एक रॉकेट होता है ना, वैसी मूवमेंट होती है इसकी, ऊपर होती है, स्ट्रेट ऊपर जा रही होती है। और इसकी मूवमेंट किस तरह की होती है, इसकी बॉडी के अंदर, यहाँ पर बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर पानी होता है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। और पानी से इसकी बॉडी की एक स्पेसिफिक शेप हमारे को देखने को मिलती है। इसके अंदर बेसिकली पानी से बना हुआ स्केलेटन है। अल्लाह ताला की कुदरत है कि कुछ जानदारों का स्केलेटन पानी से ही बना होता है। उसके बाद बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। तो एक्सोस्केलेटन क्या है, जैसे कि आप क्रैब को देखें या आप प्रॉन्स को देखें, तो क्रैब की बॉडी जो होती है वो बाहर से बहुत सख्त होती है, बाहर से इसकी बॉडी पर कुछ खोल टाइप का मौजूद होता है, तो इसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। ठीक, उसके बाद जो अगर आप इस हॉर्स को देख लें, या हाँ ये हॉर्स है, हॉर्स को देख लें तो इसकी बॉडी के देखें अंदर स्केलेटन है, ह्यूमन के भी अंदर स्केलेटन है। अगर आप एक्सोस्केलेटन की फॉर एग्जांपल लें तो आपने कभी सिप्पी देखी होगी, जो जो शेल्स होते हैं, या जो हमारे पास सी फूड होता है, तो सी फूड में जो शेल होते हैं, वो शेल के अंदर जो इंसेक्ट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और बाहर जो है वो एक सख्त खोल मौजूद होता है, जिसे हम शेल या सिप्पी कहते हैं। सिप्पी के अंदर का कीड़ा उस सिप्पी की वजह से, उस शेल की वजह से महफूज, उस खोल की वजह से महफूज होता है। So first of all, skeleton made up of fluid is called fluid found in soft body animals. Simplest type of skeleton help in extension or withdrawal of body its organ. In jellyfish help in propulsion by water. In earthworm, coelomic fluid work as hydrostatic skeleton. Okay, so इसमें क्या बताया गया है कि ये ऐसा स्केलेटन जो फ्लूइड से बना है, फ्लूइड यानी कि फ्लूइड इज इक्वल्स टू वाटर, फ्लूइड या वाटर से बना हुआ है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स में पाया जाता है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स लाइक जेलीफिश, स्टारफिश। ठीक है, उसके बाद सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्केलेटन, बहुत से सिंपल बेसिक टाइप ऑफ स्केलेटन है, बहुत सिंपल टाइप ऑफ स्केलेटन है। ठीक है, उसके बाद है हेल्प एंड एक्सटेंशन और विड्रॉल ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ऑफ बॉडी और इट्स ऑर्गन्स, यानी कि एक्सटेंशन में, यानी कि बॉडी को फैलाने में हेल्प करता है। अगर आपने कभी इसकी मूवमेंट देखी हो जेलीफिश की, तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करती है बॉडी, फिर ऊपर जो है वो एक्सटेंशन शो करती है, एक्सटेंड करती है अपनी बॉडी को, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर एक्सटेंड करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर एक्सटेंड करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंड, तीन मूव करके ऊपर पहुंच जाती है, चली जाती है जहाँ उसको जाना होता है। इसी तरह से उसकी मूवमेंट को प्रोपल्शन कहते हैं या जेट प्रोपल्शन कहते हैं बेसिकली। और जो अर्थवर्म होता है उसकी बॉडी को भी अगर आपने देखा हो तो पहले उसकी बॉडी श्रिंक करती है, फिर एक्सटेंड करती है, श्रिंक करती है, फिर एक्सटेंड करती है, फिर श्रिंक करती है, फिर एक्सटेंड करती है, तो इस तरह से इसकी सिलोमिक बॉडी मूव करती है। सिलोमिक यानी कि ऐसी बॉडी जिसमें सिलोम पाया जाता है, यानी कि बॉडी कैविटी। ये आप आगे चैप्टर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी को सिलोम कहते हैं। तो उसकी दो एग्जाम्पल हैं, अर्थवर्म और जेलीफिश। Moving on to next, exoskeleton, वो skeleton जो बाहर पाया जाता है। Exoskeleton deposit outside of the body or organs found in arthropod, mollusca and or higher animals. It provide support and protection, non-living in nature, and arthropods made up of chitin in mollusca, made up of calcium carbonate, in high animals made up of proteins. Okay, so यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि ये ऐसा स्केलेटन है जो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, स्केलेटन ऑर्गन्स के आउटसाइड होता है, बाहर होता है। आर्थ्रोपोड में पाया जाता है, मोलस्का में पाया जाता है। आर्थ्रोपोड की एग्जांपल मैंने आपको क्या दी है, क्रैब, केकड़ा जो होता है, और मोलस्का की एग्जांपल मैंने आपको दिया है जो सिप्पियां होती हैं, वो मोलस्का की एग्जांपल है। शेल जो होते हैं, ठीक है, शेल्स जो होते हैं मोलस्का से। उसके बाद ये इसका क्या फायदा है, ये क्यों होता है, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बॉडी को सपोर्ट देता है फॉर मूवमेंट। ओके, नॉन लिविंग होता है ये नेचर में। अगर ऑर्गेनिज्म का जो जानदार है उसका साइज बड़ा है, तो
इस जो इसके बॉडी के बाहर का जो स्केलेटन है उसका साइज नहीं बढ़ता। ठीक है, तो क्या होता है जब इसका साइज नहीं बढ़ रहा होता तो ये ऑर्गेनिज्म अपने स्केलेटन को उतार देता है और स्केलेटन नया अल्लाह ताला की तरफ से ग्रो हो जाता है। इसके सेल की डिवीजन हो जाती है, माइटोसिस होती है, दोबारा से नया स्केलेटन ग्रो होने लग जाता है। तो ये जो स्केलेटन है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का बना होता है, नॉन लिविंग होता है नेचर में। आर्थ्रोपॉड्स में ये स्केलेटन काइटिन का बना होता है। काइटिन एक मटेरियल है, तो उससे बना होता है। काइटिन एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट है जिससे बना होता है, और मोलस्कस के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और हायर एनिमल्स में ये प्रोटीन का बना होता है। कुछ हायर एनिमल्स में भी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जो गाय के सींग होते हैं, जो सींग होते हैं वो एक एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। अच्छा जी, और जो नाखून होते हैं वो भी एक एक्सोस्केलेटन है। उसके बाद एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ स्केलेटन इज एंडोस्केलेटन। ये पूरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। एंडोस्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन डेवलप इनसाइड द बॉडी फाउंड इन हायर एनिमल्स, प्रोवाइड शेप्स, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। Living in nature made up of cells, two types of endoskeleton: cartilage made up of chondrocyte made bones made up of osteocytes. Okay जी, so what are they saying? They are saying skeleton जो है वो हमारे पास, ये वाला जो endoskeleton है वो inside होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये हायर एनिमल्स में होता है। हायर एनिमल्स यानी कि जो बड़े जानदार होते हैं उनके अंदर, जैसे हॉर्स, एनिमल, रैट और स्नैक, इन सब में। अच्छा, ये क्या करता है? ये बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन। ये लिविंग होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी हड्डियां भी ग्रो करती हैं साथ साथ। ठीक है जी, जैसे ये हॉर्स जब छोटा था तो इसकी बोन्स भी छोटी थी, जब भी बड़ा हुआ तो इसकी बोन्स भी ग्रो कर गई। इसके भी टू टाइप्स के एंडोस्केलेटन होते हैं, कार्टिलेज होते हैं और बोन्स होते हैं। अच्छा, स्केलेट अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपके फेस की सारी हड्डियां जो हैं वो सख्त हैं, और जो नाक की हड्डी और कान की हड्डी है वो बहुत नरम है। तो कान की हड्डी और नाक की हड्डी जो है वो जो है वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है, नरम हड्डी की बनी हुई होती है। तो जो नरम हड्डियां और जो सख्त हड्डियां होती हैं उनके दो मुख्तलिफ नाम है, कार्टिलेज और बोन्स। कार्टिलेज बनी होती हैं ऐसे सेल से जिनका नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ऑफ कार्टिलेज हैं, और बोन्स के सेल को कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है जी, तो ये हो गया कुछ एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है। तो ह्यूमन स्केलेटन, द स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज बेसिकली made up of two types of skeleton, cartilages and bones. Cartilages यानी कि नरम हड्डियां, सॉफ्ट बोन्स, ठीक है, और बोन्स हो गई हमारे पास जो हमारे पास हार्ड है। अच्छा, ये वाला डिफरेंस भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, बहुत इजी है, इंशाल्लाह आप लोगों को याद हो जाएगा। Type of skeleton which is flexible. It is made up of cells called chondrocytes embedded in a matrix of a protein called collagen. It is much more softer than the bone as well as flexible. Calcification does not take place. It covers end of the bones and joints. No blood vessels penetrate into cartilages. अच्छा जी, कार्टिलेज को डिफाइन करते हैं कि ये इस टाइप का स्केलेटन होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं। अगर आप अपने कान को मरोड़ना तोड़ना चाहें तो आप मरोड़ सकते हैं, क्योंकि वो पूरा मुड़ जाएगा क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर आप जो है वो अपने पैर को मोड़ना चाहें तो वो थोड़ा सा तो मुड़ेगा, लेकिन वो फिर उसमें दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, वो उस तरह से फ्लेक्सिबल नहीं होगा जितना फ्लेक्सिबल आपका कान है। इट इज मेड अप ऑफ सेल। अच्छा, इसके सेल को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये जो सेल हैं ये प्रोटीन के एक जेल में, मैट्रिक्स यानी कि जेल में मौजूद होते हैं जिसका नाम होता है कोलेजन। ठीक है, इसके अंदर कोलेजन बहुत ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि अगर आप
मतलब जो जॉइंट्स होते हैं ना हमारे पास, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो ये जॉइंट्स को कवर करते हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके दरमियान में दो जॉइंट्स के दरमियान, जिसकी मैं आपको यहाँ पर बता के दिखा देती हूँ। ये दो बोन्स हैं आपकी, एक ये बोन हो गई। ड्राइंग में थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो ये दो बोन्स हो गई। जो बोन है, फॉर एग्जांपल आप ये कंसीडर करें, ये आपका नी जॉइंट है, यहाँ पर एक जॉइंट है, ये आपके घुटनों के दरमियान में जो जॉइंट होता है ना, ये वो है। तो इस जॉइंट जो है, ये जॉइंट इसके एंड्स पर जो बोन्स पाई जाती हैं, तो वो जो जो मटेरियल पाया जाता है वो क्या होता है, वो कोलेजन से बना होता है। आपके आपके दो जॉइंट्स के जो एंड्स होते हैं, जॉइंट्स के एंड, उसमें कोलेजन होता है। ताकि कोलेजन क्या करता है, कोलेजन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोलेजन का बेसिकली काम क्या है कि वो फ्लेक्सिबल है, वो सॉफ्टर देन द बोन्स है, वो बोन से ज़्यादा सॉफ्टर और बोन से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसीलिए जो हमारे दो जॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान में क्या पाया जाता है, उनके एंड्स को कौन कवर करता है, दो जॉइंट्स के एंड। इस जॉइंट के एंड ने भी क्या कवर की, क्या है, इसके पास भी कोलेजन है, इसके एंड्स पे कोलेजन है, और इस जॉइंट के एंड पर भी कोलेजन है। और इनके दरमियान में जो हमारे पास प्रोटीन का फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, वो मौजूद होता है। जब आप फर्दर बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप साइनोवियल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद ये क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, कोलेजन कार्टिलेजेस के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। ये आपकी एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे पास सेक्शन है जो कि है बोन्स। बोन्स आर द हार्ड part of the skeleton. Type of skeleton which is harder. It is made up of cells called the osteocytes embedded in a matrix of protein called the collagen. It is harder due to the deposition of calcium. A phosphate process is called calcification. Calcification takes place. It supports the organs consist of an outer shell of compact bones. The blood vessels can penetrate into bone, especially in spongy bones. Okay. So in this topic क्या डिस्कस किया गया है कि बोन्स जो हैं वो हार्डर हैं, वो हार्ड पार्ट है। और ये किससे बनी होती हैं, ये जो सेल्स हैं उनके क्या कहलाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। और इनके इनके अंदर होता है मैट्रिक्स, कोलेजन होता है, इनके अंदर भी कोलेजन होता है, और ये कोलेजन थोड़ा हार्ड होता है। अच्छा, कोलेजन ये हार्ड होने की वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है। कैल्शियम इसके मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी, कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता, और बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है, उस इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट, और इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिफिकेशन। जो हम दूध पीते हैं उसका जो कैल्शियम होता है हमारी बोन्स के अंदर जाता है, उस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन कहते हैं। कैल्सिफिकेट, और ये क्या करता है, ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ये आपको ह्यूमन स्केलेटन दिखाया गया है, इसकी बोन्स हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं वो 206 होती हैं कुल। अच्छा, ये आप अगर गौर से देखें ये डायग्राम, तो जहाँ जितने भी जॉइंट्स है, जैसे कि ये जो हमारे पास बोल एंड सॉकेट जॉइंट है, और जो हमारे पास यहाँ पे हिंज जॉइंट है एक नी के अंदर, तो उन सब के ये एक एक आपको पार्ट दिख रहा होगा व्हाइट से कलर का, ये व्हाइट पार्ट शो कर रहा है कि ये क्या है, ये कार्टिलेजेस है। ठीक है जी, ये थोड़ा ग्रे सा पार्ट है, ये हमारे पास कार्टिलेजेस है, कार्टिलेजेस को शो कर रहा है ये वाला हिस्सा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गौर करें, ये रहा। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पास वो हैं cartilages. Moving on to our next topic, which is skeleton provides support and movement, and skeletal system is dynamic system. उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल है, इसमें हमारे पास क्या बताया गया है, हीलिंग ऑफ अ बोन, कि बोन किस तरह से हील करती है. इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स बाद में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट पार्ट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.